गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 10 करेंगे, अवर एनवायरनमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, लेसन 9 तक हमने कर लिए थे, लेसन 10 है अवर एनवायरनमेंट। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम। ओपन पेज नंबर 114 ऑफ योर बुक। ओवर एनवायरनमेंट में स्टूडेंट हम पढ़ेंगे इसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल और वेस्ट और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे और एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले क्या है कि स्टूडेंट, हम सभी क्या चाहते हैं कि हेल्थी एनवायरनमेंट में रहना चाहते हैं। वी ऑल वांट दैट वी शुड लिव इन द हेल्थी एनवायरनमेंट। सो मैं पढ़ रहा हूँ पेज नंबर 112 से 115 से पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ सबसे पहले कि एवरीथिंग्स जो है, देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज एवरीथिंग सराउंड्स अस इज एंड अफेक्ट अवर लाइफ इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। जो भी आसपास में है वो जो हमारी हेल्थ पे इफेक्ट करती है उसको क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट। क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जो स्टूडेंट, जो लिविंग थिंग्स है उसको क्या कहते हैं? बायोटिक। क्या कहते हैं? बायोटिक। बायोटिक चीजें बोलते हैं जो लिविंग्स हैं, और जो नॉन लिविंग्स है उनको क्या बोलते हैं? अबायोटिक है। उनको अबायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग को। ठीक है। और जैसे भी अबायोटिक में क्या आ जाएगा स्टूडेंट? बायोटिक में तो प्लांट्स एनिमल आ जाएंगे। अबायोटिक में आएगा एयर है, वाटर है, सनलाइट है, सॉइल है। All the interacting organisms in the area together with the non-living constituents then to the environment from that form the ecosystem. इस सभी को क्या कहते हैं? Ecosystems. And the earth has various ecosystems like the pond, seas, deserts, grassland and the forest. An ecosystem can be नेचुरल भी हो सकता है या मैन मेड भी है। देखो इस स्टूडेंट, इसमें नेचुरल और मैन मेड क्या है? अगर आप जू में जाते हैं, जैसे आप जू में चले गए या फॉरेस्ट में चले गए, वहां सारा कुछ एनवायरनमेंट कैसे बना हुआ है? इट इज नेचुरल तरीके से। अगर आर्टिफिशियल या मैन मेड की अगर बात करते हैं, आजकल आपने देखा होगा एक्वेरियम। एक्वेरियम इज द लाइव एग्जांपल ऑफ द मैन मेड। जैसे एक्वेरियम देखते हैं लोग, बच्चे या कोई भी, मान लो कोई भी बड़े भी घरों में जैसे एक्वेरियम रखते हैं, फिश रखते हैं ना, छोटे छोटे फिश रखते हैं कलरफुल। तो उसमें क्या करते हैं, आपने देखा होगा, थोड़े स्टोन्स भी रख देते हैं, जो प्लास्टिक के पेड़ भी लगा देते हैं। वाटर तो है ही है, तो इस प्रकार लाइट भी है, तो अल्टीमेटली बिल्कुल ब्लूइश सा कलर, ताकि जो फिश है उसको क्या लगे कि वो सी के अंदर ही फ्लोट कर रही है। तो वो ऐसे वाला सिस्टम को क्या कहेंगे? मैन मेड कह देंगे। क्या कहेंगे? मैन मेड। ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ इट इज कॉल्ड द मैन मेड। एंड एनी चेंज इन द एनवायरमेंट which is mostly caused by the human activities disturbs the various cycles or functions of an ecosystem. Let us do now, इसके बाद ये करेंगे हम सारे। फिर अभी नीचे क्या है कि human beings have been constantly it is a modifying the environment to meet their needs. Let us study some of the major environmental problems which are caused by human activities. ठीक है स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट हमारे पे क्या आ जाएगा? पेज नंबर 116 पे वेस्ट डिस्पोजल में क्या है कि देखो, सबसे बड़ी आजकल प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट? पॉल्यूशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कारण क्या है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, उसके साथ पॉपुलेशन के साथ साथ क्या है, व्हीकल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज भी इंक्रीज हो रही है। तो रीजन क्या है कि, और लोगों क्या कर रहे हैं? पेड़ों को काट रहे हैं। पीपल दे आर कटिंग डाउन द ट्रीज, जिसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशंस। और जैसे पेड़ों को काट रहे हैं ना स्टूडेंट्स, तो उसमें पेड़ों को काटते हुए अल्टीमेटली क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, अप हो रही है, और ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। जिससे क्या कारण क्या है कि जो एनवायरनमेंट जो है बिल्कुल सारे के सारे डिस्टर्ब हो गया। और आजकल देखिए, आप जब रोड पे जाते हैं, मान लो कहीं पे जा रहे हैं, तो आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। ठीक है ना। पोल्यूशन की आजकल सबसे मेजर प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है। सो वेस्ट डिस्पोजल क्या है? डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट इन द मेजर एनवायरमेंटल ड्यू टू
the increase in the populations and the industrial development, there is a generations of domestic as well as industrial waste has increased. Proper management of waste is essential to prevent land pollutions. Method of waste disposal. The various method of waste disposals are as follows. क्या क्या है? Landfill है. Landfill is a site for disposal of waste material by burials and is the oldest form of waste treatment. There can be different types of landfill depending on the type of waste. देखिए लैंडफिल क्या है, खड्डा बना देते हैं और खड्डे में क्या करते हैं कि बहुत बड़े खड्डे के अंदर जो है वेस्ट डिस्पोजेबल उसमें डाल देते हैं. जैसे अभी ये दिखाओ इधर राइट साइड में ट्रक डंप कर रहा है, उसमें जो खड्डे के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है दे आर डंपिंग डाउन. ताकि क्या रीजन क्या है कि स्टूडेंट हमको जो भी वेस्ट आइटम्स है वो इधर उधर नहीं फेंकनी है. नाउ देयर आर सम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द लैंडफिल ऑन द एनवायरमेंटल. ठीक है, इट्स पॉल्यूट्स द लोकल एनवायरमेंट, it contaminates the groundwater and soil. Methane gas is generated by decaying organic waste in the landfill, cause a bad smell and contributes to greenhouse effect. Inclination is the waste treatment. Inclination is a waste treatment process that involves burning organic waste इन द स्पेशल फर्नेस. जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको हम क्या करते हैं कि एक फर्नेस के अंदर हम बर्न कर देते हैं. देन ऑर्गेनिक वेस्ट आर बायोडिग्रेडेबल, they are the biodegradable and waste. Then the inclinations of waste material, they convert the waste into the ashes. The waste उसकी राख बन जाती है. Flues gas and heats the ashes produce an air pollutants itself. आपने देखा होगा स्टूडेंट कभी कभी क्या करते हैं कुछ लोग, जैसे क्या करते हैं कि मान लो जो कुछ जैसे मान लो वेस्ट उसको जला देते हैं. ठीक है, जैसे आजकल विंटर है तो लोग आपने देखा होगा आसपास में सारे पत्ते सब पेपर सब और भी जो मटेरियल सबको इकट्ठा करके उसको आग लगाते हैं. उसके बाद में वो जलाने के बाद में उससे बहुत सारा धुआं हो जाता है, जिसके कारण से क्या करते हैं कि पोल्यूशन स्टूडेंट्स क्या है कि इंक्रीज हो जाएगी. बायोगैस प्लांट क्या है? बायोगैस प्लांट जो है पेज नंबर 117 है, बायोगैस प्लांट है स्टूडेंट. अब इसमें डायग्राम भी देखिए क्या है. इसके अंदर क्या है कि बायोगैस प्लांट में क्या करते हैं, बायोगैस प्लांट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. डोमेस्टिक और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको कैसे उसको मैनेजमेंट का बायोगैस प्लांट एक बहुत अच्छा मेथड है, एक बहुत अच्छा मेथड है. तो उसमें क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे हम वेजिटेबल पील्स है जो भी चीजें हैं उसको डाल देते हैं. उसमें क्या होगा एनिमल्स डंग्स है. तो बायोगैस जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है. उसमें मेनली क्या होता है 70 से 75% तक 70 to 75% द बायोगैस इट कंसिस्ट ऑफ मीथेन गैस. तो उसमें जलकर क्या होती है मीथेन गैस होती है. 70 से 75% तक 70 to 70%, 75% इट कंटेन्स द मीथेन गैस. कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है 10 से 15% and water vapor से 5 से 10%. Then spent the salaries obtained in the plants and the excellent manure which improves the fertility of the soil. Ultimately क्या होता है स्टूडेंट, जो भी बच जाता है जो उसमें गैसेस के बाद में जो बच जाएगा उससे फिर बाद में हम खाद मैन्योर बना लेते हैं, उसको खेतों में यूज कर लेते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है. कंपोस्टिंग क्या स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपोस्टिंग. इट इज द नेचुरल प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक वेस्ट derived from the plants and the animals by the microorganisms like bacteria or the fungi. In the presence of oxygen, it yields compost which is rich in the nutrients. It is used in the gardens, in horticulture and the agriculture as organic fertilizers. It is cheap, safe and keeps the environment clean. How can we reduce the waste? कैसे हम वेस्ट को रिड्यूस करते हैं?
We can reduce the waste by the following 3R strategy. देखो 3R पहले था, अभी 4R 5R है, तो इसमें जो 3R है क्या क्या दिया हुआ है स्टूडेंट? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल आर द सिंपल स्टेप द फॉलोइंग द रिड्यूस वेस्ट. रिड्यूस की क्या बात कर, देखो रिड्यूस के बारे में लिखा है, रिड्यूस मींस जनरेटिंग द लेस वेस्ट. हमको जो वेस्ट मटेरियल वो कम से कम ही जनरेट करना चाहिए ना. हम क्यों ऐसे करें? हम पहले देखिए क्या है आजकल क्या करते हैं कि आप देखते हैं सवेरे आपके घर के अंदर ही, आपके क्या सभी घरों के अंदर आजकल क्या करते हैं कि वेस्ट मटेरियल बहुत ज्यादा होता है, कूड़ा कचरा बहुत इकट्ठा हो जाता है. Then we should reduce that waste, generate less wastage by decreasing the things such as the plastic. ऐसा नहीं कि हमको क्या करना चाहिए, we should not use the plastic bags and bottles which pollutes the environment. For example, use carry bags made up of the jute instead of polythene bags. हम क्या करें कि जैसे मान लो मार्केट से सामान लेने के लिए जा रहे हैं तो हमको क्या करना चाहिए, हमको क्या लेकर जाना चाहिए, थैला लेकर जाना चाहिए, कपड़े का बना हो या जूट का बना हो, ताकि हम पॉलीथीन घर लेके नहीं आए. घर लेकर नहीं आएंगे तो उसका वेस्ट भी नहीं होगा. रीयूज मेथड व्हेन we can use the product for the same different purposes until they are completely that worn. We can give out old cloth. हम पुराने जो कपड़े हैं, बुक्स है, फर्नीचर है, इन सबको हम दोबारा से दे सकते हैं किसी को यूज करने के लिए. और उसके बाद में क्या करते हैं कि जैसे एंड देन टू द चैरिटी इंस्टेड ऑफ थ्रो, इधर उधर फेंकने की बजाय किसी को दे दो ताकि कोई यूज तो कर लेगा उसको. यूज सम ऑफ द थिंग्स वी कैन थ्रो अवे ऑन द डेली basis. For example, the old buckets can be used for plant potted. तो जब हम कभी मान लो कोई प्लांट लगाना चाहे, और अगर हमारे पास कोई भी बकेट पड़ी हुई है पुराने वाली, तो हम उसमें पौधा लगा सकते हैं ना, तो वो दोबारा रीयूज हो जाएगा. और रिसाइकिल का मतलब क्या है कि जैसे इट इज अनदर वे टू रिड्यूस द वेस्ट, इट आल्सो सेव्स द मनी एंड एनर्जी रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर न्यू प्रोडक्ट्स. It is a conversion of used and discarded material into new and useful products. For example, waste paper can be recycled. And newspaper can be produced then it can be produced from it and save the millions of trees from being that cut down to make the fresh papers. So other example of recycling are, we can sell the plastic materials, newspaper and the bottling to the scrap dealer. Some factories buy these scrap and recycle it. Empty aluminum can also be recycled by shredding, melting, and again they are giving the reshape into them, and again they can make it as a, then उसको दोबारा से यूज में ला सकते हैं. नेक्स्ट है स्टूडेंट, आप देखिए पेज नंबर, नेक्स्ट है आपका मींस हम पेज अभी बात कर रहे हैं पेज नंबर 119 की बात कर रहा हूं मैं. यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात कर रहे हैं. ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या, ग्लोबल वार्मिंग में जब कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज स्टूडेंट इंक्रीज हो जाता है, whenever the percentage of the carbon dioxide increases, then it leads to the global warming. The greenhouse effect is the phenomenon that occurs naturally and is responsible for the heating of Earth's surface and atmosphere. Now, greenhouse gases trap some of the radiations emitted by the Earth's surface and do not allow them to escape back to space, thus heating the Earth's surface necessary for living. The major greenhouse gases are carbon dioxide, methane, nitrous oxide and CFC. CFC का स्टूडेंट फुल फॉर्म क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन. क्वेश्चन भी आता है कभी कभी 1 मार्क का. Write down the full form of CFC. It is a chlorofluorocarbon. Chlorofluorocarbon increases in the level of greenhouse gases, leads to the extreme heating
of the earth which causes global warming. Which causes global warming? It is the increasing in the temperature due to the greenhouse effect. Due to the past century, the temperature of the earth has increased 0.6 degrees Celsius. Now student, next page है 120. काजेस क्या हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है? नाउ स्टूडेंट्स, ग्लोबल वार्मिंग के देखिए कारण क्या है. सम ऑफ द कॉमन काजेस, इलेक्ट्रिसिटी देन रिक्वायर्ड फॉर मैनी फैसिलिटीज लाइक द लाइटनिंग रनिंग. देखो आजकल हम क्या कि अननेसेसरी जो बिजली का बहुत ज्यादा यूज करते हैं उसके कारण क्या होगा, हीट जनरेट होती है. हीट जनरेट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा और इट काजेस टू ग्लोबल वार्मिंग. एयर कंडीशंस हैं, रेफ्रिजरेटर हैं, ये भी स्टूडेंट्स क्या है, चाहे एसी हो या फ्रिज है, दे आर आल्सो इमिटिंग द हीट. ये भी हीट को इमिट करते हैं, इस कारण से ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है. ड्यू टू द कटिंग डाउन द ट्रीज, जिसको क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशंस. कटिंग डाउन द ट्री विच में लीड टू द डिफॉरेस्टेशंस. तो डिफॉरेस्टेशन के कारण भी ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है. अब नेक्स्ट है स्टूडेंट 121 पे कि क्या क्या स्टेप्स हैं जिसके कारण हम ग्लोबल वार्मिंग से को कम कर सके या बच सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? कट डाउन द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल. फॉसिल फ्यूल का कम से कम हम यूज करें, जैसे कोयले को कम जलाएं, ठीक है, वुड को कम जलाएं, ठीक है, पेट्रोल को कम यूज करें, व्हीकल को यूज कम करें. रिड्यूस द डिफॉरेस्टेशंस एंड प्लांट द ट्री. पेड़ों को काटे कम, काटना नहीं चाहिए और पेड़ लगाए ज्यादा. बाय एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस, जैसे जो कम एनर्जी को कंज्यूम करते हैं ऐसे वाले इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस परचेज करने चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट स्टूडेंट एसिड रेन के बारे में पढ़ेंगे कि एसिड रेन क्या है. एसिड रेन इज द रेन दैट अनयूजुअली, it is a acidic, it is a unusually acidic and it is mainly caused by the emission of oxides of carbon, nitrogen and sulfur in the air. When it rains, these gases get dissolved in air water to produce acids. These acids fall on the ground as acid rain. ये gases हैं जो रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाएंगी और इसको क्या कहते हैं, एसिड रेन. हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द एसिड रेन्स. एसिड रेन इज हार्मफुल फॉर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, फॉर बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. इट रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड thus damage the vegetations. It also pollute the water bodies, thus affecting the animals and aquatic life. It corrodes the metals, paints and other material, thus then damaging the building, monuments, etc. For examples, Taj Mahal is then losing its luster and turning pale yellow due to the causes by the, it means some of the harmful gases which are released by the factories and Mathura refineries. अब रिफाइनरी या मथुरा की पास में वहां से भी और इंडस्ट्रीज हैं जिनके द्वारा हार्मफुल गैसेज है जो रिलीज होंगी, वाटर के साथ मिक्स हो जाएंगे, एसिड रेन बन जाएगा और अल्टीमेटली जिससे ताजमहल पीला पड़ने लग गया है. प्रिवेंशन ऑफ एसिड रेन. सम ऑफ द मेथड्स फॉर प्रिवेंशन आर रिड्यूस, इट इज द व्हीकलर्स पॉल्यूशंस बाय यूजिंग द फ्यूल लाइक द सीएनजी. आजकल सीएनजी यूज करते हैं ना स्टूडेंट, पेट्रोल और डीजल की बजाय. यूज एलपीजी फॉर डोमेस्टिक यूज. घर में पहले लोग चूल्हा जलाते थे, काउडंग जलाते थे, अभी भी गांव में लकड़ी जैसे चूल्हा जलाते हैं, गोबर के उपले जलाते हैं, बट अल्टीमेटली उसकी बजाय एलपीजी गैस का सिलेंडर आप एलपीजी यूज करेंगे, पॉल्यूशन कम होगा, जिसके कारण से एसिड रेन पे कंट्रोल हो जाएगा. डिस्पोज इंडस्ट्रियल वेस्ट सेफली. इंडस्ट्रीज का वेस्ट है उसको भी सेफली हम उसको डिस्पोज करें. अवॉइड यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल. फॉसिल फ्यूल का कम से कम हम यूज करना चाहिए हमको. इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम जो है एसिड रेन से एसिड रेन को कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. कन्वर्शंस ऑफ एनवायरनमेंट. कन्वर्शंस ऑफ एनवायरनमेंट. उसके बाद में क्या स्टूडेंट्स,
conversion of environment, we need to manage and conserve. We need to manage and conserve the natural resources to preserve our environment, and also ensures the availability for the future generations. Then conservations of resources means their carefully and efficient uses. Some of the measures are to keep the air clean. There should be check on the emission toxic acids. हमको क्या करना चाहिए, अपने फ्यूल के जो है चेक करते रहना चाहिए कि कहीं में धुआं तो नहीं, अननेसेसरी जो हार्मफुल गैसेस तो नहीं वो इमिट कर रहा, तो उसकी चेकिंग कराते रहना चाहिए. सीएनजी जो है फ्यूल यूज करना. सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. वी शुड यूज द सीएनजी गैस. Then conversion of the water including the using it wisely. पानी को भी वेस्ट नहीं करना चाहिए और उसको क्या करते हैं कि ताकि जो है उसको सही तरह से यूज करें, और ह्यूमन बींग्स और जो एक्वेटिक लाइफ है उन पे भी कोई इफेक्ट ना पड़े. ठीक है. सो उसके बाद में वाटर कैन आल्सो कंजर्व्ड एंड द रेन वाटर हार्वेस्टिंग है. रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड एंड दैट कैन बी रीयूज्ड फॉर सम ऑफ द पर्पसेस. कार वॉशिंग के लिए या प्लांट्स के लिए भी हम यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, थोड़ा इस पर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा बट आप पेज नंबर 123 पे आप देखिएगा, सॉइल नेचुरल रिसोर्सेज फॉर ग्रोइंग द प्लांट्स. तो सॉइल में क्या करता है कि नाउअडेज इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो है करके अल्किलाइन एक्चुअली क्या करते हैं कि दे आर दी जो नॉन बायोडिग्रेडेबल, मान लो चाहे कंपोस्टिंग है, इस प्रकार का क्या करते हैं कि हम जो खेतों के अंदर हम जो है जो नॉन जो ऑर्गेनिक चीजें यूज करके, ऑर्गेनिक चीजें यूज करके हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं. मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड. अधिक से अधिक ट्रीज को लगाना चाहिए. ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पे जोर देना चाहिए, सच एज कंपोस्ट शुड बी यूज. और अवॉइड करना चाहिए पेस्टिसाइड और डीडीटी को यूज करने के लिए, इंसेक्टिसाइड को यूज करने के लिए. फॉरेस्ट को कट नहीं करना चाहिए. मेटल्स कैन बी रिसाइकल्ड टू कंजर्व देम. टू कंजर्व फ्यूल लाइक पेट्रोलियम और द कोल विच आर इन द लिमिटेड सप्लाई. हमको इन चीजों को संभाल कर रखना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए. गवर्नमेंट को कुछ ऐसा एक्ट बनाना चाहिए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 to prevent the environmental pollution. This act aimed at protections of the improvement of the environment. इस प्रकार से स्टूडेंट हमने लेसन का रीडिंग किया है. आप सभी को जो है इसके अंदर से डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो कलम इसके जो अंदर इंटरनल क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट दिए हुए हैं ना, जैसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मान लो पेज नंबर 115 की अगर बात करता हूं मैं, इफ आई टॉक अबाउट द पेज नंबर 115 पे जैसे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं और बायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करते हैं, तो कल मैं इस प्रकार के आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा कि बायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं, अबायोटिक कौन से कंपोनेंट्स हैं. तो उसके बाद में क्या कि की टर्म्स को आप पढ़िएगा जरूर. की टर्म्स को आपको लिखना भी अपनी नोटबुक में नोट भी करिएगा. ठीक है स्टूडेंट, की टर्म्स को अपनी नोटबुक में लिखना है विद गुड हैंड राइटिंग और कोई मिस्टेक नहीं करनी है और लर्न भी करना है. जैसे पहला की टर्म है एनवायरमेंट, लैंडफिल, इंक्लिनेशंस, कंपोस्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन. ये सभी आपने नोटबुक में लिखने भी है और लर्न भी करनी है. ठीक है स्टूडेंट्स.